जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का यह दूसरा वीडियो होगा। क्लास 6 का हिस्ट्री चल रहा है। देखिएगा, क्लास 6 का हिस्ट्री चल रहा है और 9th का ज्योग्राफी चल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, सुबह में आपको जो 8 AM से मिलेगा वह आपका हिस्ट्री का क्लास मिलेगा और शाम में 8 बजे जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी का मिलेगा 9th क्लास का। ठीक है, तो देखते हैं आज यह इस टॉपिक में क्या है। तो अभी मेरा जो मिशन है वह मिशन बीपीएससी 70वीं 71वीं जो भी देंगे आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी आने में अभी संभावना है कि कुछ लेट होगा। जो एग्ज़ाम डेट था 30 सितंबर को, उम्मीद कम है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी मान के यही चल रहे हैं कि अब 30 सितंबर को होने की संभावना बहुत कम हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा हिस्ट्री का यह चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 1 हम कल करवा चुके हैं, इसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना लिखेंगे, सर्च करेंगे, आ जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं और चाहते हैं कि एनसीईआरटी का क्लास करें तो आप मेरा जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर 6200598775 इस पर कॉल कर सकते हैं। क्लास का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। क्लास में एनसीईआरटी का नोट्स भी तैयार करते हैं, चैप्टर वाइज इसका टेस्ट भी चलता है। अब देखिएगा, आज चैप्टर 2 में है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज, तो देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिएगा, करें कि आरंभिक मानव की खोज में पहले एक कहानी से यह स्टार्ट करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में जो है उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां वे यह जो है बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। अब देखिएगा, आप लोग भी कहीं सफ़र करते होंगे तो प्रीफर ज़्यादा करते हैं कि खिड़की वाली सीट मिले, और खिड़की वाले सीट से जो है यह सफ़र करने में आनंद ही कुछ अलग आता है। तेज दौड़ती गाड़ी से जो है उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। जब इस प्रकार का आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत स्पीड चल रहा है और जो पेड़ पौधा, घर जो भी सामने मिल रहा है वह सब पीछे छूटते हुए जा रहा है। तभी उनके चचा ने जो है उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है, लोग ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी जो है शुरू किया। यानी कि इसके चचा भी साथ में थे। उसने पूछा इससे कि पता है तुमको, अभी जो रेल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं ये यात्रा मात्र 150 साल पहले हुआ था। तो बस, तो यह कुछ दशक पहले आया है। तुषार सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या यात्राएं नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? ऐसी बात यह नहीं थी। अब देखिएगा, करैकी इसने अब सोचना शुरू किया कि रेलवे जब यह 150 साल पहले आया, रेलवे 150 साल जब पहले आया तो क्या इसके पहले 150 साल पहले लोग एक ही जगह रहते थे? तो यह ऐसा नहीं है। उस समय भी लोग सफ़र करते थे, लेकिन पैदल करते थे, घोड़ा गाड़ी से करते थे, बैलगाड़ी से करते थे, तमाम चीज़ों में इसी के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस पूरे अध्याय में। करें क्या, आरंभिक मानव आखिर क्यों इधर उधर घूमते थे? अब देखिएगा, जो आरंभिक मानव है उसके जो इधर उधर घूमने का कारण था वह क्यों? आज भी देखिएगा, मानव इधर उधर घूमता है तो अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए इधर उधर घूमता। तो उस समय के मानव भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ नए चीज़ की खोज के लिए इस प्रकार से लोग घूमते रहते थे। करें कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब हम पीछे करें कि 20 लाख साल पीछे चलते हैं, तो उस समय के लोग जो थे वह खाद्य संग्राहक और आखेटक, आखेटक का मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक का मतलब था कि वह समझिए कि जंगल से परिचित था, कौन सा चीज़ खाने योग्य है, कौन सा चीज़ खाने योग्य नहीं है, ये तमाम चीज़ की उसको पहचान होता था। उसको कहते हैं खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, कि जीव जंतुओं को मार करके वह खा जाते थे।
तो उसको कहते हैं खाद्य संग्राहक और आखेटक। करें कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इन नामों से पुकारा जाता। तो भोजन का जो है इंतजाम करना, जैसे अभी हम लोग भोजन का इंतजाम करते हैं तो वह कृषि करके इंतजाम करते थे। पहले भोजन का कृषि नहीं, कृषि लोग करना नहीं जानते थे। याद रखिएगा, यह कृषि का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ। खाद्य संग्राहक यानी कि यह कंद, यह फल फूल तमाम चीज जो वह लेकर के आते थे और वह खाते थे। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, यह मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, यह अंडे इकट्ठे किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे कि गर्म देशों में पेड़ पौधे की जो है अनगिनत प्रजातियां मिलती है। करें कि जो अपना प्यारा भारत है यह उपमहाद्वीप है, इसमें गर्म देश में जो है यह पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। इसीलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ यह भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। मिलता तो है लेकिन इतना करना आसान बात नहीं है। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे या जो है ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। अब जंगल गएंगे आप फल खोजने के लिए, जड़ खोजने के लिए, पत्तियां जो खाने योग्य होता, पता चलेगा कि जंगल में आपको यह जानवर जो आपसे अधिक ताकतवर है वह आप पर हमला कर दे। तो रिस्क था, बहुत ज़्यादा था। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूकता और तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से यह खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता था कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के विषैले यह भी होते थे। साथ ही फलों को पकने के समय यह जो है जानकारी भी यह जरूरी था। अब देखिएगा, यह तमाम चीज़, फल कब तैयार होता है पक करके, ये सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए था। तभी आप यह जंगल में, जब तक जंगल से आप परिचित नहीं हैं, चूँकि जंगल में विषैले पेड़ पौधे भी होते, पता चलेगा उसी का ले आए, ला करके अपने भी खाए, परिवार को भी खिला दिए, हो गया तमाम, ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो है यह जान पहचान पेड़ पौधों से क्या था, जरूरी था। अब देखिएगा, जैसे हम बात करेंगे कि पहले लोग यह फल फूल और यह जैसे जड़, तना, पत्ती ये सब खाते थे। क्या आज हम अब ये सब खाते हैं क्या? तो मन में लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन खाते हैं। जैसे कि मूली खाइए, यह मूली जब खाएंगे तो क्या खाते हैं आप? जड़। गाजर खाइए, जड़। सलजम खाइए, जड़। चुकंदर खाइए, जड़। आलू खाइए, तना खा रहे हैं। प्याज खाएंगे तो आप तना खा रहे हैं। हल्दी अदरक खा रहे हैं, यानी कि तमाम चीज़, यानी कि उस समय भी लोग खाद्य संग्राहक आखेटक थे और इन फलों को या जड़ों को, तना को, पत्तियों को यह ला करके खाते थे और आज भी हम वो चीज़ खाते हैं। अब करें कि यह आगे की बात अगर हम करेंगे, करें क्या नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए अगला देखेंगे। अब करें कि ऐसे समुदाय में जो है रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुण का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? क्या तुम में ऐसे ज्ञान और जो है गुण है, इसके बारे में देखते हैं। करें कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग के जो है एक जगह से दूसरे जगह पर घूमने और जो है पीछे यह कम से कम 4 कारण होते थे। अब करें कि जो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते थे, इसका कहता है कि प्रमुखतः 4 कारण है। अब देखते हैं एक एक करके। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रह जाते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर को खा करके समाप्त कर देते। इसीलिए भोजन की तलाश में यह दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण समझ में आ गया कि अगर एक के यह जो है जगह पर बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे में फल था, फूल था, पत्ते था, खा करके उसको समाप्त कर दिए। जानवर भी वहाँ का समाप्त हो गया। अब खाना की तलाश में उसको क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा।
इसके बाद दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग यह पीछे पीछे जाया करते थे। देखिए समझिएगा, जैसे यह जंगल है, इसमें बहुत सारा जानवर होगा, तो जानवर जो है अपना शिकार करने के लिए आगे बढ़ते होंगे और इसके पीछे से यह मानव इसके पीछे इसको शिकार करने के लिए जाते थे। यह अपना शिकार ढूंढने, भेड़ है बकरी है तो वह घास खाने के लिए, मानव है तो बकरी को ढूंढने के लिए, चूंकि मानव घास खा नहीं सकता, चूंकि सेलुलोज का पाचन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता, और इसी कारण से लोग जो है यह क्या होता मांस या भक्षण करते थे उस समय। तो तमाम यानी कि इसके पीछे पीछे यह घूमते घूमते एक जंगल से क्या जाता था दूसरे जंगल चला जाता था, और चूंकि लोग का अस्थायी निवास भी नहीं था, तो जहाँ पर शिकार किया वहीं पर खाया पिया, उसके बाद क्या हो गया आराम। अब देखिएगा दूसरा कारण तो हो गया, तीसरा कारण क्या था, करें क्या, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। करें कि तीसरा कारण जो था, तीसरा कारण था कि अगर मौसमी, चूंकि अब देखिएगा ये सब चीज़ का, जैसे सेब का समय रहता, पपीता का समय रहता, कोई भी फ्रूट्स आप खाएंगे तो सबका देखिएगा एक निश्चित समय होता है, एक मौसम होता है वह उगने का। जैसे खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, वो सब देखिएगा गर्मी के मौसम में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है यानी कि मौसम परिवर्तन होगा, इसका मतलब है कि वह फल नहीं मिलेगा उस क्षेत्र में, तो फिर क्या होगा उस क्षेत्र में, यानी कि वह खाने के लिए खोज के लिए फिर क्या करेगा दूसरे क्षेत्र में जाएगा। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जो है जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झील झरने नदी में ही मिलता है, यद्यपि कई नदियां और झीलें का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद यह मिल पाता, इसीलिए ऐसी झीलों और जो है नदियों के किनारे बसे लोग यह सूखे मौसम में भी पानी की यह तलाश करने के लिए यह इधर उधर जाना पड़ता। और इसके अलावा लोग जो है अपने नाते रिश्तेदार मित्रों से मिलने भी जाया करते थे। यहाँ जो है स्मरण रखना जरूरी है कि यह सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। अब चार कारण हम बताए कि एक तो हो गया कि जब यह, चौथा कारण क्या हो गया कि जब पानी, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं पानी सूख गया, तो कोई ऐसा क्षेत्र जो हिमालय से झरना निकलती है, नदियाँ निकलती है, जो सतत वाहिनी होती है, उस तरफ रुख करेंगे। कुछ सीजनेबल होता है कि बरसात के मौसम में पानी रहेगा और फिर क्या होता है सूख जाता, तब पानी की तलाश में भी लोग भ्रमण करते थे। देखिएगा चार कारण हो गया घूमने का। एक तो हो गया क्या आखेटक खाद्य संग्राहक, ये जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। क्यों? क्योंकि एक जगह ज़्यादा दिन तक रह जाएंगे, पेड़ पौधा जानवर सब समाप्त हो जाएगा, जाना पड़ेगा। दूसरा कारण था कि अगर एक ही, दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या हिरन, फिर उसके पीछे मानव, इस प्रकार से लोग जो होता है शिकार करने के क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण था कि जो सीजनेबल फल होता वह क्या होता है, सीजनेबल फल खत्म हो जाने के बाद दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता। और चौथा था कि पानी की तलाश में। ठीक है, ये चार कारण। और एक कारण था कि नातेदार रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाया करता था, लेकिन उस समय कोई जो है ट्रेन नहीं था, कोई बस नहीं था, कोई साइकिल नहीं था, ये तमाम लोग पैदल चला करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तुम स्कूल कैसे जाते हो। तुम्हें जो है अपने घर से स्कूल पैदल जाने के लिए कितना समय लगता। अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब कहे कि जो आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां कैसे मिलती है, इसके बारे में देखते हैं। करें कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने, ठीक है, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार भी यह बचे हैं। अब देखिएगा, जैसे कि खाद्य संग्राहक और आखेटक की अगर हम बात करेंगे तो कुछ औजार इसको मिला है पत्थर का, नुकीला, चूँकि उस समय पत्थर का महत्व ज़्यादा था। अगर हम पाषाण काल की बात भी करेंगे तब पत्थर का महत्व ज़्यादा था, चूँकि जो खाद्य संग्राहक आखेटक
ये सब औजार का प्रयोग करते थे, यह पत्थरों का प्रयोग करते थे, नुकीलादार पत्थरों का प्रयोग करते थे। यह इस प्रकार से लोग जो है इसका प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए, छाल छीलने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। करें कि हाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं, ऐसे काम की एक सूची बनाओ। इन जो है तरह के औजार काम आते हैं, बताओ कि इनमें से कौन से, यह जो है कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जाते हैं, कारण सहित उत्तर दो। अब देखिएगा कुछ व्याख्या इसमें दिया गया है। करें क्या, इनमें से कुछ औजार का उपयोग फूल फल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने, पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब जो यह पत्थर का औजार था, देखिएगा किन किन काम में, एक तो फल फूल मिला तो उसको काटने के लिए, हड्डी और मांस को काटने के लिए, पैरों की छाल यह निकालने के लिए, जानवर का जो खाल होता है उसको उतारने के लिए यह पत्थर के औजार का प्रयोग करते हैं। कुछ के साथ हड्डियों एवं लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले और जो है बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अभी आप देखते होंगे खंती जो होता है गांव सब में, उसका संरचना कुछ इस प्रकार से होगा, यह इस प्रकार से होता है। ऊपर में देखिएगा यह मुट्ठा लगा हुआ रहता है, किसका, यह मुट्ठा लगा होता है लकड़ी का, नीचे लोहा का लगा होता। उस समय यही जो नुकीला धारदार होता था यह पत्थर का था, ऊपर में जो है एक तरह से समझिए कि भाले की तरह नुकीला, जैसे भी कुदाल देखते हैं ना, तो उसमें कुदाल के जगह नीचे जो लोहा लगता है उसमें पत्थर लगा देता, इस प्रकार से औजार बनाता। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजारों यह जो है बनाने में किया जाता था। तरह की लकड़ी का भी औजार बनाता था, झोपड़ी में भी लकड़ी का प्रयोग करता था, ईंधन के रूप में भी लकड़ी का प्रयोग होता है, तमाम चीज़ जो है। इसके बाद थोड़ा सा इधर देख लेते हैं क्या है। तरह के पत्थर के बने औजार, ये जो है पत्थर से बने प्राचीनतम औजार है। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, इन्हें जो है और बाद में बनाया गया। करे कि इन्हें लगभग 10,000 साल यह पहले बनाया गया। और ये जो है गुटिका यानी कि पत्थर, प्राकृतिक पत्थर है। करे क्या, बाएं की बात करेंगे, एक दाएं की बात करेंगे। बाएं कहने का मतलब है कि इनकी बात कर रहा है, बायां कहने का मतलब है कि इसकी बात कर रहा है, और दायां कहने का मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, करे कि पत्थर के ये जो है औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब यह जो हथियार होता है देखिए नुकीला, हाथ से पकड़ के, हाथ ऐसा मुट्ठा बने ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पकड़ा जाएगा हाथ में अच्छे से, इसको कुरेद करके यह देखिएगा जड़ खोदने में इसका प्रयोग करते थे। दाएं यानी किसकी बात हम कर रहे हैं, जानवरों की खाल से बने वस्त्र को यह सिलने के लिए, आजकल जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, बहुत महीन धागा रहता, सिलाई होता लेकिन पता नहीं चलता। उस समय जैसे कि यह सिलना होता था, जानवर के खाल का बनता, एक टोका यहाँ लगा दिए, एक टोका यहाँ लगा दिए, इस प्रकार से लोग जो है तैयार करते थे वस्त्र को। ठीक है, पहनने के लिए तो खाल का प्रयोग करते थे। अब रहने के लिए जगह का निर्धारण, मानचित्र 2 को देखेंगे, मानचित्र 2 को देखेंगे। अभी हम मानचित्र को दिखाएंगे, पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चित्रित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदी और झील के किनारे भी पाए जाते हैं, यानी कि कुछ स्थान को यहाँ पर दिखाया गया। अब देखिएगा ये सब ना याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी रेड कलर का होगा वह पूरा पाषाणिक स्थल होगा। यह जो है चकुट्ठा टाइप का जो ब्लू होगा नवपाषाणिक स्थल, यह गोल है महापाषाणिक पुरास्थल। ये जो त्रिभुजा का, यह चतुर्भुजाकार है, इसको कहते हैं क्या, आरंभिक गांव। स्टार वाला को आधुनिक नगर कहा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा पहले पूरा पाषाणिक कालीन है। सबसे पहले त्रिभुज वाला देखेंगे, उत्तर में कौन कौन सा है। तो उत्तर में देखिएगा त्रिभुज वाला कुछ नहीं है, लाल वाला। यहाँ से हम देखेंगे कि यह पूरा पाषाणिक स्थल है, यह पूरा पाषाणिक स्थल है, वह कौन कौन सा है।
तो एक तो आपका भीमबेटका है, एक आपका भीमबेटका, एक देखिएगा होंगसी, और एक आपका है कर्नूल की गुफाएं। ये 3 ध्यान में रखिएगा। यह क्या है? पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, ध्यान में रखिएगा। भीमबेटका यह देखिएगा, यह मध्य प्रदेश के आसपास में है। होंगसी कर्नाटक, और यह कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, दूसरा है नवपाषाणिक। देखिएगा जितने चतुर्भुज वाला क्षेत्र होगा वह सब जो होगा वह नवपाषाणिक होगा। एक मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरजुहाम जम्मू कश्मीर। अब देखिएगा महागढ़ा, कोल्डिवा, चिरांद, दाओजली, हार्डिंग, ये तमाम जो है ये जो है क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल है। और देखिएगा नीचे में भी कुछ है, एक है पय्यमपल्ली और एक है हल्लूर। ये सब जो है नवपाषाणिक स्थल है। तो कौन कौन सा बचा है? बुरजुहाम, मेहरगढ़, कोल्डिवा, महागढ़ा, चिरांद, दाओजिली, होर्डिंग, हल्लूर और पय्यमपल्ली, सारे याद रखिएगा। इसके बाद आपका हम बात करेंगे, यह कौन सा है? इसके बाद महापाषाणिक पुरास्थल। अब देखिएगा जो महापाषाणिक पुरास्थल है, नीचे में तो ब्रह्मगिरी और आदि चलनूर, ये सब जो है महापाषाणिक पुरास्थल है, महापाषाणिक पुरास्थल है। इसके बाद बस इतना ही है। तो इसके बाद देखिएगा एगो आरंभिक यानी कि आरंभिक गांव जो है यह इनाम गांव है। कौन सा? इनाम गांव, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर स्टार में आधुनिक नगर की बात करते हैं तो कोलकाता और मुंबई की बात करेंगे। बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। करें कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। क्योंकि अभी देखिएगा जहां पर औजार बनता, चाहे वह लोहे की बनता हो चाहे जिस भी चीज़ का बनता हो, उसको उद्योग स्थल कहते हैं। तो उसमें लोग पत्थर के औजार जहाँ बनाते थे उसी को कह देते थे उद्योग स्थल है। करें कि हमें इन उद्योग स्थल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वह ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े यह इन स्थलों पर मिलते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो उसका कुछ कतरन मिलता, तो यह पत्थर का जो औजार बनता तो पत्थर का कतरन वहाँ पर मिलता होगा। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। ऐसे स्थलों को क्या कहते हैं? आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। अब देखिएगा यह एक फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे यह फिगर के बारे में यहाँ दिया है। करें कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे जो है वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा राहत मिलती थी। और ऐसी प्राकृतिक गुफा विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में यह जो है मिलती है, नर्मदा घाटी के पास। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग यह जगह क्यों चुनती थी? अब देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट हो गया, ये जो गुफा है देखिएगा इसमें बहुत सारा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, कंदराएं हैं। ये सब गुफाएं जो है यह इसीलिए से प्रयोग करते थे रहने के लिए क्योंकि उस समय के व्यक्ति को भी पानी, ये जो है हवा, आंधी, तूफान, ये सब को बचने के लिए, धूप से बचने के लिए वह जो है इन गुफाओं का प्रयोग करते थे, इन गुफाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो तमाम जो गुफा, चूँकि प्राकृतिक गुफा होता था, पत्थर में छिद्र होता था, उसी में लोग रह करके यह अपना क्या करते थे, यानी कि बाहरी एक तो जानवर से भी बच सकता था, हवा पानी से बच सकता था। ये सब से बचने के लिए ऐसे यह कंदराओं का, ये फिर गुफाओं का प्रयोग करते थे। चलिए आगे चलते हैं, पुरास्थल की बात करेंगे। पुरास्थल करें कि उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। करें कि उस स्थान को पुरास्थल कहेंगे जहां पर औजार,
बर्तन, इमारत जैसे यह अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। इन पुरास्थलों के बारे में यह आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, पुरास्थल के बारे में। अब है पाषाण औजार का निर्माण। ठीक है, पाषाण औजार का निर्माण। अब देखिएगा, एक करके देखते हैं फिर से। करें कि पाषाण औजार की अगर निर्माण की बात करेंगे, करें कि पाषाण उपकरण को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता था। जो पाषाण, अब देखिएगा, पाषाण काल का ही मतलब होता है कि जहाँ पर पत्थर की उपयोगिता ज़्यादा है, पत्थर की उपयोगिता ज़्यादा होने के कारण उस काल को ही क्या कह देते हैं, पाषाण काल कह देते हैं। रेकी पत्थर का जो उपकरण होता था, पाषाण उपकरण को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता था। दो तरीके से, एक है पत्थर से पत्थर को टकराकर, यानी कि जिन पत्थर से कोई और यह औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसे जो है इस्तेमाल करते थे। इस पर आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक यह सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार का उपकरण न बने। भगवान ने दिया है दो हाथ, तो कह रहे कि जिस पत्थर का हमको सामान बनाना है उसको ऐसे ही पकड़े हुए हैं, दूसरा पत्थर हथौड़े के रूप में काम करेंगे और यह पहला हाथ में जो पकड़े हैं उसको यह मार मार करके तोड़ेंगे और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि जो शेप हम चाहेंगे वह उस शेप में ना ढल जाता। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है, कह रहे कि दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक अस्थिर सतह पर टिकाया जाता और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रख कर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से क्या होता था, यह निकाले जाते थे और वह वांछित उपकरण क्या होता तैयार। एक तो होगा दबाव तकनीक से, यह रख दिए पत्थर को और हड्डी से क्या करेंगे, वहाँ पर क्रोड या हड्डी या पत्थर रखकर उसको क्या करेंगे, हथौड़ी नुमा पत्थर से पीटेंगे। इस प्रकार से भी यह तैयार किया जाता था। पाषाण उपकरण, अब देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है उसी प्रकार से जो तैयार कर रहा है। पत्थर जैसे कैसे बनाया गया, इसके लिए अपनाए गए दो तकनीक में से एक यहाँ दर्शाया गया। बताओ यह कौन सा तकनीक है, आप बताएंगे कौन सा। तो एक हाथ में यह जो है पत्थर रखा हुआ है, दूसरा हाथ से हथौड़ा वाला काम कर रहा है, तो पहला तकनीक दिखाया गया है यहाँ पर। इसके बाद है आग की खोज की बात करेंगे। रेखीय मानचित्र में कुरनूल की गुफाओं को ढूंढो। अभी हम तुरंत कुरनूल की गुफाएं बताए थे कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे कुरनूल की गुफाएं कहाँ पर है। अभी कमेंट सेक्शन में करेंगे कि यह कुरनूल की गुफाएं अभी जस्ट बताए थे कहाँ पर है। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कुरनूल गुफा से। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आप अगर कभी जंगल गए होंगे ना, जब जंगल जाते हैं देखिएगा, जो पहले लोग और जानवर में जो समझिए कि रिलेशन था ना, यह मनुष्य है, इधर मान लेते हैं कि कोई जानवर है, तो मनुष्य और जानवर में ऐसा रिलेशन था कि दोनों एक दूसरे से डरते थे। जानवर को भी लगता था कि मनुष्य को मौका मिलेगा तो हमको मार के खा लेगा, और यह जानवर को भी मौका लगता तो मनुष्य को मार करके खा जाता। यानी कि मौके की तलाश होता था। तो यह जो आग का आविष्कार था, जहाँ पर जंगल में रहता है लोग, देखिएगा चारों साइड पहले आग जला दिया जाता था। तो चारों साइड आग जलाने के बाद यह जो जंगली जंतु होता था उसको आभास होता था कि वहाँ पर कोई लोग रहते हैं। इस कारण से वो भी डर से इधर नहीं आएगा। इस कारण से लोग चारों साइड आग जला करके बीच में रहते थे। इसके बाद ये तो मांस भूंजते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भी आग का ज़रूरत पड़ता, और जो है यह खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी प्रयोग करते थे यह आग का इस्तेमाल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे की तरफ। आग की खोज के बाद करें कि आज हम जो है आग का उपयोग किस लिए करते हैं।
आप लोग बता सकते हैं कि आज जो हम आग का उपयोग करते हैं वह किस लिए करते हैं? ठंडा लगेगा तो उसको तापने के लिए करते हैं ना, मांस भूनने के लिए भी करते हैं, खाना बनाते हैं आप, उसमें भी आग का प्रयोग करते हैं। इन्हें बिना आग का तो कुछ है ही नहीं। करें कि लगभग 12,000 साल पुराने की दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान ये जो है बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरियां, गाय और उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा। अब देखिएगा, अचानक 12,000 साल की बात कर रहा है। लगभग 12,000 साल के आसपास की अगर हम बात करेंगे, करें कि जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश हुआ, गर्मी बढ़ने लगा। अब करें कि जब गर्मी बढ़ेगा तो बारिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आसपास का क्षेत्र होगा जलवाष्प बनकर ऊपर जाएगा, संघनित होगा और पुनः वह बारिश करेगा। तो देखिएगा, जब बारिश होगा हरा भरा घास ज़्यादा दिखाई देता, इसका मतलब कि जो घास खाने वाला जंतु होगा, शाकाहारी जंतु होगा, उसकी संख्या क्या होगा? जानवरों की संख्या बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इन्हें खाने पाने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। करें कि अब जो शिकार करते थे इन जानवरों का, तो लोग इसके पीछे आए और पीछे आने के बाद देखा कि यह इसके खाने पीने की आदतें क्या है, प्रजनन कैसे करता। हो सकता है तब तक लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के लिए पालने के लिए बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ। एक तो जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश हुआ, गर्मी बढ़ा, जो भेड़ बकरियां, जो शाकाहारी जंतु होता, घास खाने वाले जंतु होता, उसकी संख्या बढ़ा। लोग शिकार करने जाते होंगे तो लगा होगा ढेर सारा जानवर हुआ, तो लगा होगा कोई जो जानवर से दूध का ज़रूरत पड़ेगा, मांस का ज़रूरत पड़ेगा। ये सब लोगों ने कुछ को क्या क्या पकड़ करके पालने के बारे में सोचने लगा। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यहाँ देखिएगा, कृत्रिम यानी कि मानव अभी नहीं उगा रहा है, प्राकृतिक रूप से कहीं गिरा पड़ा अनाज था वह तैयार हो गया। इस प्रकार से शायद महिला और पुरुष बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। अब जैसे कि अपने अपने जब यह उगा होगा, जब अपने उग गया होगा तो लोगों ने इसको बटोरना शुरू हो गया कर लिया होगा। अब करें कि जब बटोरना शुरू कर लिया होगा तब क्या होगा, साथ ही वह सीखने भी लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसे करते करते इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। कहने का मतलब है कि लोग पहले कैसे खाद्य संग्राहक नहीं, यह खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, और धीरे धीरे क्या हो गया, अब वह खाद्य उत्पादक बन गया और वह पशुपालन, चूँकि यह जो भेड़ बकरी को लाया और पालना उसने क्या किया, शुरू कर लिया। अब करें कि नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े यह नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। दो शब्दों यानी कि प्राचीन, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। करें कि यह नाम पुरास्थल से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता, यानी कि पाषाण काल का नाम पाषाण इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें पत्थरों का महत्व क्या था, ज़्यादा था। करें क्या, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी का युग है, तभी इसको टेक्नोलॉजी काल भी कह सकते हैं हम। करें कि पाषाण काल 20 लाख या साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक या मध्य एवं जो उत्तर पूरा पाषाण या युगीन। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इन्हीं काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हम पर्यावरण के बदलाव मिलते हैं उसको कहते हैं क्या, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। अरे इस काल के यह पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा गया। और इन औजार में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे एवं हाशिए और जो है आड़ी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान क्या हो गया, यह बनाए जाते थे। अब करें कि पहले युग के यह जो है शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है।
इसे नवपाषाण युग कहा गया। अगले अध्याय में हम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यह स्थान का नाम दिए गए हैं अध्याय में, जो तुम्हें अनेक जो है नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थल के लिए नामों का प्रयोग करते हैं, आज प्रचलित जो है क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनका नाम क्या था। ठीक है, तो तमाम जानकारी यहाँ से यह पुरापाषाण के नाम के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे की कहानी को हम देखते हैं क्या है। अब करें कि शैल चित्र, इनसे जो हमें क्या पता चलता है। शैल चित्र करें कि जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवार पर चित्र मिले, और इनमें से सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिले। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। अब करें कि कहीं पर जैसे कि गुफा है, तो गुफा में देखिएगा आप लोग भी कहीं अकेले अगर खाली में बैठे होंगे, याद रखिएगा अगर कुछ सामान हाथ में है तो खरोचते रहते हैं, उसी में कुछ अलग प्रकार का आकृति बन जाता था, तो वह जो है सुंदर सुंदर आकृति में तब्दील हो जाता था। करे कि उसी को कहा गया शैल चित्र कहा गया। करे कि कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार, फल फूल या संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, फिर महिला चित्रकारी करते थे, यह जो है, और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में इसका ज्ञान नहीं है कि कौन कौन सा काम करते थे, इसका ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन दो बात हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ होगा। अब करें कि यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कई काम ऐसा होगा जो पुरुष और महिला काम संभव साथ में करते होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करते थे और कुछ तरह के काम केवल पुरुष ही करते होंगे। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा भी रही होंगी। बिल्कुल सही है, चूँकि परंपरा जो संस्कृति होती है वह भौगोलिक स्थिति के कारण वह जो है चेंजेज होते रहता है, और भारत अपना जो भौगोलिक स्थिति है भारत का, वह विचित्र भौगोलिक स्थिति है। यह उत्तर में हिमालय में जाएंगे तो ठंडा के दिन में तो ठंडा रहता ही है, गर्मी के दिन में भी ठंडा रहता। वही अगर साउथ में जाएंगे तो यह ठंडे के दिन में भी टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। करें कि भारत में शुतुरमुर्ग की बात करता। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। महाराष्ट्र के पटने शुतुरमुर्ग के जो है यह अंडे का अवशेष कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र के पटने यह पुरास्थल से, और इसके छल्लकों पर चित्रांकन भी मिलता है, और इन अंडों से मनके भी बनाए गए। मनके का मतलब होता है माला। इसके बाद है हुंगसी, यह सूक्ष्म निरीक्षण की बात करता है। हुंगसी, अब देखिएगा अभी जस्ट हम यह हुंगसी के बारे में पढ़ाए थे कि हुंगसी कहाँ पर पड़ता, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हुंगसी कहाँ पर है। अभी जस्ट थोड़े दिन पढ़ाए थे। यह एक तो आपका कुरनूल की गुफाएं बताए थे आंध्र प्रदेश में, और हुंगसी आप लोग किस क्षेत्र में पड़ता है बताएंगे। थोड़ा देर के बाद हम फिर इसको बताएंगे। वैसे हुंगसी पड़ता है कर्नाटक में। करें कि अब पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं, और करें कुछ पुरास्थल से अलग अलग यह कार्य लाए जाने वाले, ठीक है, अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले जो है कई प्रकार के औजार मिले हैं। संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। करें कि कुछ छोटे पुरास्थल भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, और इस पुरास्थल के झरनों के निकट ये जो है अधिकांश औजार ये जो है चूना पत्थर से बनाए जाते थे। अब यहाँ पर अन्यत्र की बात करेंगे। यह अन्यत्र की बात करेंगे तो देख लेते हैं अन्यत्र में क्या है। ठीक है, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। करें कि अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढें। फ्रांस की एक गुफा का है पुरास्थल की खोज वहाँ पर लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र ने किया। इस तरह की गुफा लगभग 20,000 साल पहले से लेकर
10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। कई जानवर के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से यह चित्रित किए गए हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को जो है उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था और इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए भी क्या होता था, यह बनाया जाता था। ये जो देखिएगा यही चित्र दर्शाया गया है यहाँ पर। उसके बाद आपका कल्पना करो, ये सब उपयोगी शब्द में आप लोग समझ गए होंगे कि यह खाद्य संग्राहक आखेटक किसको कहेंगे, पुरास्थल उद्योग स्थल किसको कहेंगे, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, ये सब समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिएगा मध्य पाषाण काल के जो कार्यकाल रहता है 12,000 से 10,000, नव पाषाण का 10,000 साल के, यह पहले की बात करता। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारा ये जो है आपका चैप्टर का PDF चैप्टर वाइज मिल जाएगा। उसके बाद अगर वीडियो लाइक हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। सारा NCERT हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़िए और लड़कों को जोड़िए ताकि हमको भी मन लगे और आपको भी मन लगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।